नमस्कार दोस्तों, मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक नया पेपर सोल्यूशन लेके आए और उसको विस्तार से हम जानने वाले हैं। नई नई चीजें जानेंगे, ऑप्शन की तलाश करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन मैं बहुत ज्यादा करने वाला हूं। सो आ जाइए आप, आपका अगेन हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आओ। फर्स्ट क्वेश्चन इज 26 नंबर का सॉल्व करेंगे आज। सर रोजाना ही करते हैं भाई, चलो ठीक है, ढंग से करते हैं, बट समझने का प्रयास करते हैं कौन सी चीज क्या है क्या नहीं है। अपन दोनों स्टेटमेंट देखो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ढंग से रीड किया करो, कि पिछले कुछ एग्जाम्स में ऐसे ही पीसीएस लेवल टाइप के क्वेश्चंस, लेवल तो नहीं बोलेंगे, हाँ पैटर्न उस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर चार्ल्स नेपियर ने नैतिक और कानूनी आधार पर सिंध के विलय को उचित ठहराया। ठीक है ना, ठीक है। सर चार्ल्स नेपियर ने, ठीक है, इन्होंने कहा कि जो सिंध का विलय जो हुआ है वो सही है, उचित ठहराया। उन्होंने इसे दुष्टता का एक उपयोगी मानवीय टुकड़ा बताया। ठीक है, तो मतलब ये कहा कि भाई उन्होंने इस दुष्टता का एक उपयोगी मानवीय टुकड़ा भी बताया। अब समझते हैं इस बात को, आओ कैसे। पहला कथन क्या कहता है कि पहले कथन ए कारण दोनों सत्य हैं, ए आर की सही है, सत्य है, लेकिन आर असत्य है, ये असत्य है। लेकिन अब सुनिए मेरी बात, इसमें करना क्या है, हमें स्टेटमेंट की जानकारी लेनी है और आंसर अपन को करना है। तो इसमें ना पहला जो कथन लगता है नैतिक और कानूनी आधार पर सिंध का विलय उचित ठहरा है, ये गलत बात बोली है इन्होंने। तो ये तो असत्य है भैया, लेकिन उन्होंने इसे दुष्टता और एक उपयोगी मानवीय टुकड़ा बताया, ये बात सही बोली है। तो इसका मतलब ये है, ये जो स्टेटमेंट है वो तो है असत्य, दूसरी क्या है, सही है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो आगे बढ़े, फिर चलें बातें करें, आगे चलो। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान के लरकाना में सिंधु नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, आओ। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, ये सिटी अर्बन सिविलाइजेशन है। नगरीय सभ्यता है। बात समझ में आएगी नहीं? इंडस सिविलाइजेशन एक नगरीय सभ्यता है। और इसमें ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में, पाकिस्तान के लरकाना जिले में, तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में है मोहनजोदड़ो। कौन सी है बच्चों? मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहाँ पे अपन को किसान खेती के सबूत मिलते हैं, बड़े बड़े बात के सबूत मिलते हैं, स्नानागार, अनागार, इन सभी के सबूत हमें कहाँ पे मिलते हैं? इंडस सिविलाइजेशन में मिलते हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा भैया। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग पूछा जा रहा है हमसे। हवा में ध्वनि का वेग तो वो कितना है बच्चों? वो है 32 मीटर पर सेकेंड। ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है ना जी। आओ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी बोले तो सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? सीमांत गांधी, तो सीमांत गांधी के नाम से जो जाने जाते हैं वो है खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। जब हमारा देश आजाद होता है तो पाकिस्तान में ये लोग चले जाते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है कि पाकिस्तानी लोग इन्हें जबरदस्ती ले जाते हैं। ये जाना नहीं चाहते भारत को, पार्टीशन के समय भारत से, तो ये बात ध्यान रखना, जबरदस्ती खान अब्दुल गफ्फार खां को ले जाया गया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। वह मुगल शासक कौन सा था जिसने फारसी कला और साहित्य को विशेष संरक्षण प्रदान किया? नेम द मुगल एम्परर नॉन फॉर प्रमोटिंग पारसियन एंड लिटरेचर। ठीक है ना, वह मुगल शासक कौन था जिसने फारसी कला और साहित्य को विशेष संरक्षण प्रदान किया? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। कौन था भैया? हुमायूं था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। वो कौन था? वो हुमायूं था। ये बात अपन को यहाँ से याद रखनी है, क्लियर तौर पे याद रखनी है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो वो कौन है? हुमायूं थे। ठीक है, मुगल सल्तनत की जो नींव रखी जिस व्यक्ति ने, मुगल सल्तनत, तो मुगल सल्तनत की नींव किसने रखी? तो वो रखी थी बच्चों बाबर ने।
बाबर नींव रखता है मुगल सल्तनत की। मुगल सल्तनत की नींव किसने रखी? बाबर। बाबर भारत में लगातार 4 युद्ध जीतता है और नींव अपनी ये फाउंडेशन अच्छी तरीके से रेडी करता है। 1526, 1527, 1528 और 1529 चारों युद्ध जीते। पहला कौन सा था 1526 में? पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड होता है खानवा, फिर होता है चंदेरी, और फिर कौन सा होता है? घाघरा। तो चारों युद्धों में कौन विजय हासिल करता है? तो चारों के चारों युद्ध कौन जीतता है? तो चारों युद्ध जीते थे बाबर ने। बाबर के बाद बाबर का बेटा आता है जिसका नाम है हुमायूं। इसके बाद कौन आता है? हुमायूं आता है। और हुमायूं के बाद आता है 15 अक्टूबर 1542 को जन्म लेता है एक बच्चा जिसका नाम होता है अकबर। नाम क्या था भैया? अकबर। वास्तविक नाम तो जलाल होता है, बाद में नाम इसका अकबर रखा जाता है। अकबर के बाद आता है इसका बेटा जहांगीर, और ये एल्कोहलिक होता है, बहुत ज्यादा शराबी होता है जहांगीर, ठीक है ना। शाहजहां ने अपने परिवार के सभी पुरुष लोगों की हत्या करवा दी और औरंगजेब ने अपने भाइयों को मार डाला। ठीक है, ये हैं सारे के सारे मुगलिया सल्तनत के कुछ लोग, नामचीन हस्तियां। निम्नलिखित में से कौन दुनिया में सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र है? सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र की बात की जा रही है। सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र तो वो है बच्चों इंडस वैली, यानी कि सिंधु घाटी। सिंधु घाटी, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार डाइकासी के रूप में जाने जाने वाला एक सिस्टम पेश किया गया था जिसमें विभिन्न विषयों के क्षेत्र को विभाजित किया गया था। ठीक है ना, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय, या चिन्हित विषय, निहित विषय, अवशिष्ट या सामान्य विषय समवर्ती। तो ये था रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, और आंसर क्या हो जाएगा ये? ठीक है ना, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। भारत सरकार के भूकंपीय जोन डिवाइड किए गए हैं और जिसमें जैतपुर साइट किस जोन में आती है बच्चों? ठीक है ना, देखो भूकंप जैसे कि अर्थक्वेक जो आते हैं, अर्थक्वेक जो आते हैं उनके अनुसार अगर बात की जाए, अर्थक्वेक जो आते हैं उसके अनुसार अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक्टिव जोन कौन कौन से ये पूछा जा रहा है। जैसे कि मैंने बोला जोन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इसमें यह पूछा गया जैतपुर किस में आता है? जैतपुर आता है थर्ड के अंदर। जैतपुर किस में आता है बच्चों? थर्ड में आता है। मोबाइल फोन द्वारा उत्पन्न ई कचरे में निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे प्रचुर मात्रा में है? ई कचरे में सबसे ज्यादा कौन सा धातु डाला जाता है? वो कॉपर डाला जाता है। कौन सा डाला जाता है? तांबा डाला जाता है। आपने देखा होगा जब कोई कबाड़ी अपने घर पे आता है तो क्या बोलता है, इस फैन में, कोई फैन या इलेक्ट्रिक कोई चीज सेल कर रहे हो तो कहते हैं कि भैया इसमें तो कॉपर है क्या? आपने बहुत वाली चीज देखी होगी, तो वो ई कचरा की बात, उसी चीज की बात कर रहा है ये भी। ठीक है, मोबाइल फोन मैंने अलग तरीके से एग्जाम्पल ले लिया इसका। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह उपग्रह एंटी ग्रीन हाउस प्रभाव दिखाता है? एंटी ग्रीन हाउस प्रभाव कौन दिखाता है? तो टाइटन दिखाता है। एंटी ग्रीन हाउस प्रभाव कौन दिखाता है? टाइटन दिखाता है। पृथ्वी के समान चमकीला कौन सा है? पृथ्वी की बहन, सुबह का तारा, सुबह का तारा, सांझ का तारा, चमकीला, सर्वाधिक तापमान, सब कहां पे भैया? शुक्र पे है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, और मंगल, मार्स, ठीक है ना, मार्स के दो डीमोस और फोबोस या फीमोस उसे बोला जाता है, इसके क्या है? उपग्रह है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा भैया। प्रसिद्ध नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? नृत्यांगना का संबंध किससे है? जैसे कि हम बात करें क्लासिकल डांस की,
क्लासिकल डांसर्स के नाम आपसे पूछे जाते हैं, जो क्लासिकल डांस है उनके प्रसिद्ध लोग बात किए जाते हैं। जैसे मैं कुछ नाम आपको बताता हूं, जैसे मैंने कहा मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। मैंने एक नाम लिखा आपको मल्लिका साराभाई, एक नाम लिखा आपने रुक्मणी देवी अरुणडेल, एक नाम लिखा हमने ई कृष्णा अय्यर, एक नाम लिखा अपन ने सोनल मानसिंह, एक नाम अपन ने लिखा यामिनी कृष्णा मूर्ति, एक नाम लिखा अपन ने सुधा चंद्रन। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं भरतनाट्यम करते हैं। सारे के सारे लोग कौन सा नृत्य करते हैं? भरतनाट्यम करते हैं। तो ये सारे नाम याद रखना। और मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? ये है भरतनाट्यम से। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। कुचिपुड़ी जो संबंध रखता है आंध्र प्रदेश से रखता है, ठीक है ना। किससे संबंध रखता है? आंध्र प्रदेश से। कथक जो संबंध रखता है यूपी और नॉर्थ इंडिया से रखता है, और कथकली रखता है केरलम से। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए। और तमिलनाडु ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है जो तमिलनाडु से संबंध रखता है। ये बात आप लोगों को यहां से याद रखनी है। वे सारे के सारे क्लासिकल डांस हैं। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? वो है अर्पानेट। कौन सा है? अर्पानेट। भारतीय राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली महिला भारतीय ही बनी होंगी क्योंकि उसके लिए तो चाहिए ना। पहली भारतीय महिला जो राज्यपाल बनी सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू किसकी बनी थी? यूपी की पहली राज्यपाल बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है, तो ये डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है हिमा दास को। डिंग एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? ठीक है ना, हिमा दास को कहा जाता है। एक्सप्रेस, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महान भारतीय कवि नाटककार महाकवि कालिदास की नहीं है? शकुंतला है, ऋतु श्रृंगार भी है, मालविका मित्रम भी है। कौन सी नहीं है? मालती माधव नहीं है। कौन सी नहीं है? मालती माधव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक है? भारत के कई अलग अलग राज्य हैं जो अलग अलग चीजों का उत्पादन करते हैं बच्चों। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि जूट उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? ठीक है, आओ, जूट उत्पादन जहां पर होगी जहां पानी बहुत अच्छी तरीके से मात्रा में मिलेगा। ठीक है ना। कैसे? मैंने कहा पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में सबसे पहला स्थान कौन सा है? पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ के नए सीएम कौन बने हैं? तो नए सीएम बने हैं शुभेंदु अधिकारी। सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? हमसे पूछा जा रहा है कि भैया सालसेट जो द्वीप है वो किस राज्य में ये स्थित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है। सालसेट जो द्वीप है वो कहाँ पे है? तो सालसेट द्वीप आपको याद रखना है वो है महाराष्ट्र में। ठीक है ना। सालसेट द्वीप कहाँ पे है? महाराष्ट्र में ये स्थित है। त्योहार को भगवा नाम से जाना जाता है, तो त्योहार को भगवा नाम से जाना जाता है होली को। ठीक है ना। फाग भी बोलते हैं, भगवा और फाग भी, सॉरी गणेश चतुर्थी नहीं, होली, इसे क्या बोलते हैं? फाग भी बोला जाता है। ख्वांग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? ख्वांग के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि भैया ख्वांग जो है किस राज्य का हमारा क्या है? वाद्य यंत्र है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ख्वांग की अगर बात की जाए झारखंड, असम और मिजोरम। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा भैया। प्रिंट करने के लिए पेज का पुनर्वलोकन करने के लिए किस वर्कशीट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ये हमसे पूछा जा रहा है भैया। किसका किया जाता है? कंट्रोल F2 का किया जाता है। ठीक है, कई लोग तो प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P का कर लेते हैं,
लेकिन यहाँ पे किसका किया जाएगा, कंट्रोल F2 का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई भैया, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अब करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। आओ, विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया, विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। सेना के नए और उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सेना के नए उप प्रमुख, ठीक है, और सीडीएस की भी नियुक्ति हो चुकी है, ठीक है ना। तो नए उप प्रमुख किसे चुना गया, तो वो चुना गया लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को। किसे चुना गया, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जी को चुना गया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है, टाइड्स ऑफ टाइम जो पुस्तक है उसके लेखक हैं सुधा मूर्ति जी। लेखक कौन है, सुधा मूर्ति जी हैं। आईएनएस निरीक्षक श्रीलंका की यात्रा किस बंदरगाह का पर पहुंचा है, तो ये पहुंचा है कोलंबो बंदरगाह पे। किस बंदरगाह पे पहुंचा भैया, कोलंबो बंदरगाह पे ये पहुंचा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 9 साल के सूखे को खत्म करते हुए महिला नोबॉल पूल राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है, ये हमसे पूछा जा रहा भैया किसने जीती है, तो ये जीती है चित्रा मगिमई राज ने, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये बात अपन को यहाँ से ध्यान रखनी है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।